हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए दोस्तों, जो भाई बिहार दरोगा, बिहार सीए तैयारी करते हैं उनके लिए हम 6 क्लास का एनसीईआरटी का जो इतिहास अभी वर्तमान में स्टार्ट किए हैं दोस्तों। आप यहाँ पे चलिए और देखिए, इसका मेरा दूसरा वीडियो होगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इस लेक्चर में दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट इतिहास के जो शुरुआती 2-3 चैप्टर है उसका हम करेंगे। जहाँ पे प्रथम है दोस्तों तिथियां, इतिहास की तिथियां। देखिए दोस्तों, तिथि के बारे में हम लोग के मत जैसे लुसेंट में भी दिया गया है, उसको हम देखें, लुसेंट देखें और एनसीईआरटी को भी देखें। वहां से लगा कि हमें कुछ आपको एक्स्ट्रा बताना चाहिए। लुसेंट में दोस्तों आपको दिया क्या है कि जैसे ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बीसी बोलते हैं, उनके बाद के समय को दोस्तों, जैसे ईसा मसीह के बाद जो जन्म हुआ था उनका, उसके बाद के समय को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एडी बोलते हैं। एडी मतलब एनो डोमिनी, या बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को। लेकिन उसमें बहुत कुछ हमें लगा दोस्तों कि वहां से और कुछ बताना चाहिए था, जो देखिए यहाँ पे हम बताए हैं। जैसे इतिहास की तिथि, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ईसा मसीह का जन्म। अब ईसा मसीह के जन्म के दोस्तों पहले के समय, यानी ईसा पूर्व कहते हैं, पहले के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा पूर्व को दोस्तों हम बीसी लिखते हैं, शॉर्टकट में बीसी लिखते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, इसको बोलिएगा दोस्तों आप बिफोर क्राइस्ट। और कभी कभी दोस्तों इसको मतलब अलग अलग देशों में तिथियां, अलग अलग देशों में दोस्तों अपने आधार पर जिसे बीसीई भी बोला जाता है। याद रखिएगा इसको, बीसीई। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। याद रखिएगा, बिफोर कॉमन एरा। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं दोस्तों बीसीई को। अब देखिए, ईसा मसीह के जन्म के पहले का तिथि था। ईसा मसीह के जब जन्म हुआ दोस्तों, उसके जन्म के बाद के समय को दोस्तों बोलते हैं एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी, इन द इयर्स ऑफ लॉर्ड। आपको लुसेंट में लिखा है उसको दोस्तों, कभी कभी हम सीई भी बोलते हैं। याद रखिएगा, सीई। सी क्यों, इसका मतलब क्या है, कॉमन एरा। एडी को दोस्तों हम सीई भी बोलते हैं, कॉमन एरा। इसको ईस्वी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा, ईसा मसीह के। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, ईसा मसीह का जन्म दोस्तों ईसा के प्रथम शताब्दी, यानी कहने का मतलब है कि जब ईसा पूर्व बीत रहा था, यानी पूरा समय खत्म हो रहा था, तो उसके लास्ट शताब्दी के लास्ट समय में 25 दिसंबर को मनाता है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जिसे हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। और ईसा मसीह का जन्म जब 25 दिनों का हुआ, तो हमारे जितने इतिहासकार हैं, वो इतिहासकारों ने, देश विदेश के इतिहासकारों ने, भारत के इतिहासकारों ने मान लिया कि इस महान व्यक्ति के जो कहने का मतलब जन्म तिथि है, इसको, इसके पहले के समय को ईसा पूर्व और बाद के समय को ईस्वी हम लोग बोलेंगे। वहीं से दोस्तों इस चीज का शुरुआत हुआ, और इसी आधार पर दोस्तों हम लोग कैलेंडर भी इसी आधार पर होता है। अब देखिए दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज कभी कभी बीपी का प्रयोग करते हैं। बीपी का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों? बीपी मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय से पहले के समय को वो बीपी बोलते थे। जहां पे आपको बीसी लिखा है, अंग्रेज से बीपी बोलते थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज लिखा है। जैसे मान लीजिए, प्राचीन काल के बारे में जानकारी पांडुलिपियों से, अभिलेखों से या पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर होता है। अब एग्जाम में आपको दोस्तों उठा देगा, ये बताना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन का मॉडल मान लीजिए कि दोस्तों हम किसी जीके बुक में सर्च कर गए, लेकिन वहां पे क्या उठाएगा, इसलिए दोस्तों हम एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे सब आपको लपेटते चलेंगे। आपको दोस्तों एग्जाम में पूछेगा कि इतिहास के बारे में जानने के स्रोत क्या था, तो पांडुलिपि थे। पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पौधे के छाल थे दोस्तों। उन छालों पर दोस्तों लिखाई किया जाता था, और उसे मंदिरों में, विहारों में रखा जाता था। विहार मतलब कि जहाँ घूम घूम के लोग एक जिन्हें कहते हैं धर्म का प्रचार करना, जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले, हिंदू धर्म के प्रचार करने वाले को हम बिहार बोलते हैं। और एक जगह दूसरे जगह जाकर के वो प्रचार करते थे, जहाँ ठहरते थे, उसको हम बिहार बोलते हैं। इसके अलावा मंदिरों में पाया जाता था ये पांडुलिपि, और वहीं से ही प्राप्त ज्यादा हुआ है। तो इस आधार पर माना जाता है कि वो लोग कविताएं लिखते थे, नाटक लिखते थे। पांडुलिपि पर बहुत सारे चीज प्राप्त हुए हैं। कुछ पांडुलिपि दोस्तों नष्ट हो चुका है, उसे कीड़ा खा चुका है, ठीक ना। तो अभिलेखों के आधार पर अशोक के समय बहुत सारे अभिलेखों पर लेख लिखा गया था। अभिलेख भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, शिलालेख, गुहा लेख, स्तंभ लेख। ये सब आगे हम पढ़ेंगे आपको। तो इस आधार पर दोस्तों, उसके अलावा प्राचीन काल में, पाषाण काल में दोस्तों, जो हमारे एथी थे, पुरास्थल प्राप्त हुआ है। अब पुरास्थल दोस्तों क्या है तो सुनिएगा। पुरास्थल वैसे जगहों कहते हैं जहां प्रारंभिक मानव, यानी आखेटक, खाद्य संग्राहक, हम इस पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, वो लोग मिट्टी के बर्तन, पत्थर के हथियार, लकड़ी के हथियार, इस सब का प्रयोग करते थे।
और किसी कारण अगर वहां से जाते थे तो उस सब वस्तु को वहीं पे छोड़ देते थे और वहां से चले जाते थे। इसीलिए दोस्तों आज के डेट में वहां से ये सब प्राप्त होता है। ये समुद्र के किनारे से, नदी के किनारे से, गंगा नदी के किनारे से भी ये सब प्राप्त किया गया है। इसके आधार पर हमें पता चलता है अपने प्रारंभिक मानव के बारे में, हमारे पाषाण काल के बारे में, इस सब को पता दोस्तों चलता है। इस सब पॉइंट को दोस्तों आप एकदम याद रखिएगा, एक एक पॉइंट नोट करने लायक है दोस्तों। हम लोग दोस्तों किसी एग्जाम में जब जाते हैं तो इन्हीं पॉइंट में से कहीं ना कहीं घुमा घुमा के क्वेश्चन देता है, हम लोग माथा पकड़ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जीके जब पढ़िएगा तो वहां पे वन लाइनर पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको कहानी की तरह कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज यहाँ पे हम नोट किए हैं कि कृषि का शुरुआत 8000 वर्ष पहले हुआ था। अब आप जीके पढ़े होंगे तो जानेंगे मेहरगढ़ में कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, बस आप वीडियो में बने रहिए। इसका दोस्तों शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और नोट करने लायक है तो आप नोट कीजिए। आइए दोस्तों हम देखते हैं पूरा स्थल दोस्तों क्या होता है। तो इसको हम एक्सप्लेन किए थे अभी थोड़ा देर पहले, लेकिन इसको हम लिख भी दिए हैं ताकि आप कॉपी में अपना नोट कर सके। देखिए, वैसा स्थल जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये जमीन के अंदर, ऊपर, नदी, समुद्रों में भी पाए जाते थे। क्योंकि जो आदि मानव थे, प्रारंभिक काल के मानव थे दोस्तों, वो जहां रहते थे, निवास करते थे, माना जाता है कि वे वहीं छोड़कर चले जाते होंगे, ताकि वहीं पे वो रह जाते होंगे। और आज के लोग जब वहां पे पुरातत्वविदों खोज करते हैं तो वो मिल जाते हैं। अधिकांश मिले हैं दोस्तों नदी, समुद्र, जो कि पानी का अभाव था और पानी वाले जगह में पानी के बिना कोई जीव रह नहीं सकता, इसलिए अधिकांश पूरा स्थल देखिएगा दोस्तों तो नदी, झील, तालाब के किनारे ही, समुद्र के किनारे ही मिला है। चलिए दोस्तों कंफर्म हुआ होगा। आगे देखिए दोस्तों पूरा पाषाण काल, चूंकि दोस्तों पाषाण मतलब होता है पत्थर, और प्रारंभिक मानव को दोस्तों हम पाषाणिक युग बोलते थे और उन्हीं को दोस्तों हम आदि मानव बोलते थे। हम लोग आदि मानव का दोस्तों बहुत प्रयोग हम लोग करते हैं। आदि मानव पाषाण युग में रहा करते थे। पाषाण युग का काल माना जाता है दोस्तों 20 लाख वर्ष से लेकर के 12,000 वर्ष तक के समय को पाषाण युग में रखा जाता है। और कहने का मतलब इसको दोस्तों आरंभिक मानव उस 20 लाख वर्ष पहले से प्रारंभ हुआ था, आरंभिक काल। और देखिए यहाँ पे पूरा पाषाण काल या आरंभिक काल, आपसे अगर कोई बोले आरंभिक काल मतलब पूरा पाषाण काल, पाषाण काल के एकदम पहले चरण के समय को हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर, यानी पत्थर काल के शुरुआती समय को दोस्तों हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल या आरंभिक काल। इतना याद रखिएगा। इसका डेट दोस्तों है 20 लाख साल से 12,000 साल तक का समय। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इस पाषाण काल जो था दोस्तों उसको हम लगभग 3 भागों में हम लोग बांट चुके। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। तो माना ऐसा जाता है दोस्तों कि हम आपको बता दें कि जो पूरा पाषाण काल, पाषाण युग में दोस्तों जो थे, हम कहां लिखें, अच्छा इसको आप लोग पहले समझा देते हैं तब तो हम आपको समझाएंगे। देखिए दोस्तों पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख वर्ष से लेकर के और लगभग आपको 12,000 वर्ष तक पूरा माना गया, पूरा पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल दोस्तों 12,000 से लेकर के 10,000 तक के बीच में माना गया। और नव पाषाण काल का आरंभ दोस्तों हुआ 10,000 से लेकर के, और उधर 10,000 से उसका आरंभ हुआ था। उसमें ही दोस्तों एक आता है ताम्र पाषाण काल, जो सिंधु सभ्यता में हुई थी। और सिंधु सभ्यता के दोस्तों शुरुआत आज से लगभग आप समझिए कि 4700 वर्ष पहले हुआ था। हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए लगभग मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव देखे गए। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में कि किस काल में, पाषाण युग के किस काल में पर्यावरण में बदलाव देखे गए। तो आप दोस्तों बोलिएगा कि मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव देखा गया। नए नए दोस्तों घास उगने लगे, नए नए पौधों में पत्तियां आने लगी, मतलब कि एक पर्यावरण बदलाव हुआ। जहां तहां के जानवर आने लगे, मतलब कि जानवरों की उत्पत्ति हुई। गाय, भैंस, बकरी, हिरन, इस सब का बढ़ा, माने जनसंख्या बढ़ने लगा। उसी काल को पर्यावरणीय बदलाव कहते हैं दोस्तों। पर्यावरण में अचानक आए हुए बदलाव को मध्य पाषाण काल में देखने के लिए मिलता है। इसे देखिए दोस्तों मध्य पाषाण काल को हम मेसोलिथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेसोलिथ। और इसका युग रहा है 12,000 से लेकर के 10,000 वर्ष तक। और देखिए यहाँ पे नव पाषाण काल की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। यानी दोस्तों जो नव पाषाण काल की शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो 10,000 साल पहले से हुआ है। अब देखिए छोटे पत्थर के हथियार को माइक्रोलिथ हम लोग कहते थे। यानी मध्य पाषाण काल में जब दोस्तों मध्य पाषाण काल आया ना, तो उस समय वहां के जो आदि मानव थे
वो क्या करते थे, छोटे पत्थर के, लकड़ी के, इस सब के छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते थे। उन छोटे हथियारों को हम माइक्रोलिथ बोलते हैं। ये सब दोस्तों आप एकदम याद कीजिएगा, कॉपी कलम पर नोट कीजिए। हम डायरेक्ट दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 6 से उठा कर आपको दे रहे हैं, समझा रहे हैं। हमारा टारगेट है दोस्तों 2024 में दरोगा और एसएससी। देखिए इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। आइए दोस्तों हम आपको यहां बताते हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हम इतिहास में जितना डूबते जाएंगे उतना मजा आता है पढ़ने में, उतना जानने की दिल में उत्सुकता होती है। तो आइए दोस्तों हम इसमें भी और कुछ जानेंगे, हिचीर हिचीर के जानेंगे एकदम, जितना जाना हो। देखिए पाषाण, हम दोस्तों यहाँ पे आपको वो सब कुछ बताना चाहते हैं कि ताकि आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाए। हम अभी 6 क्लास को उठाए हैं, इसके बाद 7, 8, 9, 10, 12 तक का हम पढ़ाएंगे। आपका काम है सिर्फ पढ़ना। देखिए दोस्तों पाषाण युग, हाँ दोस्तों एक बात हम आपसे बोलते हैं, हम कोशिश पूरा मेरा रहेगा कि आपको ऑथेंटिक सब जानकारी दें। अगर आपको लगे थोड़ा सा इधर उधर तो आप प्लीज कमेंट में कीजिएगा, जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा कि वो गलतियां इंसान से होती है, हम कोई देवता नहीं है दोस्तों, ठीक ना। और हमसे मानते हैं कि गलती कहीं कहीं बोलने में या लिखने में मिस्टेक हो जाए, उसके लिए आपसे मैंने दिल से सॉरी दोस्तों। हम नए नए यूट्यूब पर हैं, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। हम आपसे एक पैसा पढ़ाने के लिए नहीं ले रहे हैं, ठीक। तो कहीं गलती हो जाए तब प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बड़े या छोटे भाई के नाते। आइए दोस्तों यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको पाषाण काल। पाषाण काल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है एकदम। देखिए एक पूरा पाषाण काल, जिसको आरंभिक काल भी हम बोलते थे, 20 लाख से 12,000 वर्ष तक के पहले के समय को बोलते हैं। मध्य का पाषाण काल, यहाँ 12,000 से 10,000 वर्ष के पहले के समय को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसमें ही पर्यावरणीय बदलाव हुआ, मनुष्य ने कुत्ता पोसना शुरू किया। इस काल में मनुष्य धीरे धीरे कृषि की ओर अग्रसर माने अस्थायी निवास, लोग कुछ सोचने लगे अच्छे अच्छे, उनमें बदलाव होने लगा। आगे ये नवपाषाण काल, तब 10,000 से शुरुआत होता है नवपाषाण काल का। और दोस्तों नवपाषाण काल के लास्ट में हम थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लिखे हैं सिंधु सभ्यता की शुरुआत। देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता की शुरुआत के बारे में कोई बोलते हैं कि 2500 से लेकर 1700 तक, कोई बोलते हैं 2350 से लेकर यहाँ पे 2350 भी हम लिख सकते थे, से ईसा पूर्व से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व तक। तो लुसेंट में भी अलग है, लेकिन यहाँ पे हम औसत मान लिया है 2300 से लेकर 1700 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता को माना जाता है। और दोस्तों इसी काल में एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इसी काल में कहने का मतलब है कि इसी काल को यानी नवपाषाण काल के लास्ट यानी सिंधु सभ्यता काल को हम ताम्रपाषाण युग कहते हैं, क्योंकि इस काल में दोस्तों सिंधुवासी तांबे की वस्तुओं का उपयोग, तांबे के वस्तु का उपयोग करते थे, इसलिए इस नवपाषाण काल के आखिरी समय को दोस्तों हम ताम्रपाषाण युग भी बोलते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए दोस्तों। और एक काम, हमारा वीडियो रोज आपको मिलेगा इतिहास का, हम शुरू किया है और ऐसे ऐसे वीडियो आपको रोज दोस्तों मिलेगा। कहने का मतलब केवल आपका सपोर्ट चाहिए। जय हिंद।